ये लीफ की, ये भी बेटा इसी तरह। दिस इज ऑल अबाउट द कंपेनियन सेल, दिस इज parenchyma cell of the phloem, and it is always a sink। जो फ्रूट फॉर्मेशन है, it is always a sink। को पता है when there is a light, जो मेसोफिल सेल ऑफ द प्लांट होते हैं वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। फोटोसिंथेसिस के नतीजे में बेटा आपको पता है ये बनेगा लीफ। इसको मैं लेबल कर देता हूँ a source of sucrose। अभी आपको बताता हूँ कैसा क्यों। ये रेड डॉट से ही हम इब्तिदा करेंगे कि ये रेड डॉट ये सुक्रोज के हैं। ये आगे चले जाएंगे फ्लोएम कंपेनियन सेल्स में, then they move into इनकी मूवमेंट होगी यहां से यहां। इसके बाद जब हम बेटा इसको देखेंगे, इट्स अ जाइलम। यहाँ पे ये जो ब्लू कलर के डॉट्स हैं ये वाटर है। यहाँ से वाटर मूव करेगा, वाटर विल मूव इन दिस डायरेक्शन। अच्छा, ये ऑल अलोंग द वे यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल भी होंगे। यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल को थोड़ा अपना will move back into the xylem। Again they move into, लो बेटा बेटा मैंने डायग्राम कंप्लीट की है। इसको हम कहेंगे सिंक। ये जो एप्पल है आपको पता है फूड ऑलवेज मूव फ्रॉम सोर्स टू सिंक। व्हाट आर सोर्सेज? द सोर्सेज आर द पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स व्हिच आर फोटोसिंथेटिक इन नेचर। उसमें लीफ हैं, उसमें यंग स्टेम जो ग्रीनिश पार्ट होते हैं वो होते हैं, और सम टाइम ये जो सिंक होता है जब ये ग्रीन कलर का होता है इट आल्सो एक्ट एज अ सोर्स। लेकिन जैसे जैसे इसका कलर चेंज होता जाता है इट एक्ट एज अ सिंक। और सिंक को आप क्या कहते हैं? द सिंक्स आर द पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स व्हिच आइदर स्टोर द फूड और आइदर यूटिलाइज द फूड। हम उसको कहते हैं कि वो सिंक है जिसमें फ्रूट्स भी आ जाते हैं, जिसमें रूट्स भी आ जाते हैं, जिसमें स्टेम भी आ जाते हैं, जिसमें लीफ भी आ जाते हैं। मतलब मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, व्हाट आर द सोर्सेज? द सोर्सेज आर द पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स which form which are photosynthetic in nature। और ये या तो लीफ हो सकते हैं या यंग जो स्टेम्स होते हैं which are greenish in nature वो हो सकते हैं। और जो सिंक होते हैं the parts of the plant which either store the food or either they utilize the food, हम उसको सिंक कहते हैं। अच्छा, जो सिंक होते हैं they are the fruit, they are the leaf, they are the roots, they are the leaves। कैसे बेटा? अगर आप सिंक की बात करें फ्रूट्स की तो हमें समझ आती है जितने भी फ्रूट्स होते हैं दे आर सिंक इन नेचर। लेकिन जब आप बात करते हैं स्टेम की, जो शुगर केन है
वो स्टेम उसके अंदर स्टोर होती है, तो स्टेम भी एज अ सिंक इस्तेमाल हो सकता है। बीट रूट जिसे हम चुकंदर कहते हैं, गाजर है, मूली है, वो चूंकि रूट्स हैं, दे एक्ट एज अ सिंक। मतलब प्लांट का हर हिस्सा सिंक के तौर पर आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, उसकी एग्जांपल दे सकते हैं। फूड इज ऑलवेज मूव फ्रॉम सोर्स टू सिंक, लीफ टू फ्रूट, हम यहाँ पे एज एन एग्जांपल कोट करेंगे। अच्छा, जब हम बेटा इसकी एग्जांपल को कोट करते हैं तो जरा देखिएगा, मैं एक एक करके इसको लेबल करूंगा और फिर लेबल करके हम इसको आगे भी बढ़ाएंगे। नंबर 1 स्टेप हम देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ फूड का। नंबर 2 स्टेप हम देखेंगे कि हाउ फूड मूव्स थ्रू दीज। नंबर 3 हम देखेंगे कि ये जाइलम से पानी फ्लोएम में क्यों आता है और कैसे आता है। नंबर 4 हम देखेंगे कि ये सिंक के जो एलिमेंट्स हैं उनमें ये मूव करेगा। 5 हम देखेंगे कि इनकी मूवमेंट की कैसे होती है। 6 हम देखेंगे कि हाउ दे मूव अलोंग द वे ऑफ फ्लोइंग, कि फ्लोइंग के अंदर ये मूव कैसे करते हैं। नंबर 1 फोटोसिंथेसिस होती है जी। नंबर 1 पॉइंट, फोटोसिंथेसिस बाय मेसोफिल ऑफ लीव्स। मेरा बेटा फोटोसिंथेसिस होगी, मेसोफिल ऑफ द लीव्स क्या क्या करेंगे, दे प्रिपेयर शुगर, शुगर सुक्रोज में कन्वर्ट हो जाएगी, जिसको हम नॉन रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं। ये जो ग्लूकोज तैयार हुआ है बेटा, जिसको मैंने शुगर यहाँ पे लिखा है, इट इमीडिएटली चेंज इनटू द सुक्रोज, ये सुक्रोज में चेंज हो जाता है। वो इसलिए बेटा तो जो सुक्रोज है वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर होती है और वो फौरन से इमीडिएटली इसमें चेंज हो जाएगी। अगर ये ग्लूकोज की सूरत में मूव करेगी तो आपको पता है ऑल मोनोसेकेराइड कंटेनिंग एल्डिहाइड ग्रुप, दे आर रिड्यूसिंग शुगर, और जो रिड्यूसिंग शुगर होती है वो फ्लोएम के अंदर कभी भी मूव नहीं कर सकती। तो इसलिए सबसे पहले ये फोटोसिंथेसिस होती है और फोटोसिंथेसिस के नतीजे में ये मैन्युफैक्चरिंग होती है शुगर की, लेकिन शुगर कौन सी बेटा, सुक्रोज की, विच इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर, यानी होती ग्लूकोज ये बेटा, लेकिन वो फॉरन इमीडिएटली चेंज इनटू नॉन रिड्यूसिंग शुगर विच इज कॉल्ड सुक्रोज। अच्छा, जब बेटा अब बात करेंगे सुक्रोज म्यूजोफिल सेल ने प्रिपेयर कर ली, देन हाउ दिस सुक्रोज मूव्स फ्रॉम, ये सुक्रोज मूव करेगी कहां से कहां तक, इट मूव्स फ्रॉम मेसोफिल टू फ्लोएम पेरेन्काइमा, एंड फ्लोएम पेरेन्काइमा से आगे ये मूव करेगा टू फ्लोएम कंपेनियन सेल। ये देखो जरा, ये मेसोफिल सेल से मूव करेगी इनटू दिस पेरेन्काइमा सेल, ये फ्लोएम, इसको आप कंपेनियन सेल कह रहे हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, दिस सुक्रोज मूव्स फ्रॉम मेसोफिल, ये मेसोफिल सेल जो सुक्रोज है मेसोफिल सेल से मूव करते हुए पेरेन्काइमा, पेरेन्काइमा से कंपेनियन सेल। लेकिन बेटा कैसे, एक्टिव ट्रांसपोर्ट या पैसिव ट्रांसपोर्ट, दे मूव एक्टिवली, मतलब इसमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगी, इसमें जब भी ट्रांसपोर्ट होगी हमेशा एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगी। और ये जो ट्रांसपोर्ट एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, ये बेटा आपको पता है ये एनर्जी खर्च करेगी, और एनर्जी बेटा मूवमेंट के लिए प्लांट्स के पास सरप्लस अमाउंट में मौजूद होती है, जो कहां से आती है, एंड दिस एनर्जी, दिस एनर्जी ATP is synthesized by companion cell। ये कंपेनियन सेल जो ATP है वो कंपेनियन सेल जनरेट कर रहा होता है। ठीक हो गया।
लेकिन बेटा होगा क्या, जरा देखिएगा। एज अ रिजल्ट the water potential of flowing becomes low। जब जहां जहां जैसे जैसे ये जो सुक्रोज है ये फ्लोएम के अंदर मूव करती जाएगी, वैसे वैसे इसका जो वाटर पोटेंशियल होता है वो लो होता जाएगा। अब बेटा वाटर पोटेंशियल लो हो गया तो आपको पता है वेस्कुलर बंडल्स में हमेशा जाइलम एंड फ्लोएम दे लाई साइड बाय साइड ईच अदर, वो तो एक दूसरे के बिल्कुल करीब करीब होते हैं। फिर वाटर नंबर 3 पॉइंट, नंबर 3 पॉइंट, water from nearby xylem moves into the phloem। ये इस फ्लोएम के अंदर मूव कराएगा। अच्छा जब बेटा वाटर मूव करेगा, एज अ रिजल्ट हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इज बिल्ड। जैसे ही बेटा ये यहां पे आएगा फौरन से फौरन से फौरन से हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर यहां पे बिल्ड होगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। नंबर 1, mesophyll cell of the leaf they will synthesize their food in the form of glucose। लेकिन जैसे ही वो बेटा इसको ट्रांसलोकेट करने के मूड में होगा, फौरन से ये ग्लूकोज इट विल चेंज इनटू सुक्रोज व्हिच इज नॉट रिड्यूसिंग शुगर। ये जो फूड प्रिपेयर्ड है ये मेसोफिल से फ्लोएम तक कैसे जाएगी? ये मेसोफिल से फ्लोएम तक जाएगी, पहले बेटा ये पेरेन्काइमल सेल में आएगी, फिर कंपेनियन सेल पे लोड होगी एंड देन लोड ओवर दी फ्लोएम। अच्छा जब हम बेटा ये फ्लोएम की बात करेंगे तो हम देखेंगे इसमें कि ये जब फ्लोएम के अंदर मूव करती है तो ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में जो एनर्जी होती है वो बेटा आपने मैंने आपको बताया कि एटीपी इज जनरेटेड बाय द कंपेनियन सेल्स ऑफ द होल प्लांट बॉडी। अच्छा जब हम बेटा नंबर 3 सेल की बात करते हैं तो मैंने आपसे ये कहा नंबर 3 पॉइंट की, मैंने आपसे कहा वाटर नियर बाय जाइलम इट मूव्स ऑल अलोंग द वे। क्यों? जैसे जैसे ये सुक्रोज इसके अंदर मूव करती जाएगी फ्लोएम के अंदर, वाटर पोटेंशियल लो होता जाएगा। नियर बाय जाइलम के अंदर वाटर पोटेंशियल ज्यादा होता है, तो वाटर ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल, जिसको आप कहते हैं बाय ऑस्मोसिस, है ना? इसको आप ऑस्मोसिस का नाम देते हैं। जब ये ऑस्मोसिस के जरिए वाटर अंदर की तरफ मूव करता है बेटा तो यहाँ पे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बिल्ड हो जाता है। अच्छा जब यहाँ पे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बिल्ड हो जाएगा बेटा तो फिर क्या होगा जरा देखिएगा। हम बात करते हैं इस नंबर 6 की, चलिए नंबर 4 की हम बात कर लेते हैं। नंबर 4, the same process is repeated in sink for unloading of food और सुक्रोज। मतलब ये जो प्रोसेस आपने कहा ना कि मेसोफिल सेल से फ्लोएम तक जाएगा, बिल्कुल यही प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। बिल्कुल यही प्रोसेस रिपीट होगा कि फ्लोएम से फूड जब भी मूव करेगी सिंक की तरफ, इट ऑलवेज मूव बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो फिर बेटा वही बात आ गई, आप इसकी लोडिंग की बात करें इनटू द फ्लोएम, आप इसकी अनलोडिंग की बात करें इनटू द फ्लोएम, इसमें हमेशा सुक्रोज ऑलवेज मूव बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। Sucrose always move by active transport during loading, during unloading, हमेशा एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगी। अच्छा जैसे जैसे फूड यहाँ मूव करती जाएगी बेटा, ये तो वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा हो जाएंगे। अच्छा जैसे जैसे वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा होते जाते हैं फिर क्या होगा जरा देखिएगा। नंबर 5,
water moves out from flowing due to high water potential, due to high water potential, यहाँ पे आप due to high water potential into xylem। जैसे मैंने बेटा आपसे कहा कि जैसे ही ये जो सुक्रोज है इट इट अनलोड्स फ्रॉम द फ्लोइंग, जैसे ये इस फ्लोइंग से अनलोड होकर सिंक की तरफ जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, वाटर पोटेंशियल हाई हो जाएगा, जाइलम के पास वाटर पोटेंशियल डाउन हो जाएगा, वाटर मूव्स इनटू दिस जाइलम अगेन। अच्छा, जब ये सारा प्रोसेस एक दफा फिर जरा देखिएगा, ये फूड मूव की इनटू द फ्लोइंग, यानी लोडिंग ऑफ द फ्लोइंग एक्टिवली, वाटर ऑल अलोंग द वे फ्रॉम द जाइलम मूव किया, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बिल्ड हो गया। यहाँ पे फूड मूव्स फ्रॉम फ्लोइंग टू सिंक, यानी अनलोडिंग ऑफ सुक्रोज हुई, जब अनलोडिंग प्रोसेस हुआ वाटर मूव्स इनटू द जाइलम। इसका मतलब ये है, अगर यहाँ पे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बिल्ड हुआ था तो यहाँ पे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या होगा, एज अ रिजल्ट हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बिकम्स लो। यहाँ पे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या हो गया, लो। यहाँ पे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या था, हाई। यहाँ पे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या हो गया, लो। नंबर 6, sucrose is physically pushed from high hydrostatic pressure to low hydrostatic pressure, and this is called pressure flow theory। और इसी को तो हम प्रेशर फ्लो थ्योरी का नाम देते हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, मेरा जरा बात को गौर से सुनिएगा। नंबर 1, मैंने आपसे कहा कि सुक्रोज फोटोसिंथेसिस, जो मेसोफिल सेल्स होते हैं वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेंगे, शुगर ग्लूकोज बनेगी, लेकिन ग्लूकोज चूंकि रिड्यूसिंग शुगर है फॉरन चेंज हो जाएगी सुक्रोज में जो कि नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। अब जो सुक्रोज होती है इट मूव्स इनटू दिस जिसको हम कहते हैं कि ये सीव एलिमेंट्स में। अच्छा, जब हम बेटा बात करते हैं नंबर 2 स्टेप की, तो आपने ये एक जहन में बात रख लेनी है, सुक्रोज ऑलवेज मूव बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। जब वो मेसोफिल सेल से पेरेन्काइमा सेल में मूव करेगी तब भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पेरेन्काइमा से कंपेनियन सेल में एक्टिव ट्रांसपोर्ट, कंपेनियन सेल से फ्लोएम में एक्टिव ट्रांसपोर्ट। मतलब आप एक सेंटेंस में कह सकते हैं, लोडिंग ऑफ फ्लोएम इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एनर्जी कहां से आएगी, कंपेनियन सेल प्रोवाइड करता है। जैसे बेटा वो यहाँ फ्लोएम के अंदर आ गया, यहाँ पे जैसे जैसे सुक्रोज लोड होता जाएगा, फ्लोएम का जो वाटर पोटेंशियल है वो डाउन होता जाएगा। जैसे वाटर पोटेंशियल डाउन हुआ, जाइलम से वाटर यहाँ पे आ जाएगा, जैसे वाटर यहाँ पे आएगा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बिल्ड हो जाएगा। जैसे बेटा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बिल्ड हुआ, फौरन से क्या होगा, जब आप यहाँ पे सिंक की तरफ आते हैं वही सेम प्रोसेस रिपीट होता है एज लोडिंग, लेकिन यहाँ अनलोडिंग प्रोसेस भी सेम होगा। अनलोडिंग प्रोसेस में क्या होगा, एक्टिवली मूव आउट फ्रॉम द सीव एलिमेंट और वो सिंक के अंदर डिपॉजिट हो जाएगी। नंबर 5 मैंने लिखा, लेकिन नंबर 5 यहाँ पे होने की बजाय नंबर 5 को यहाँ पे होना चाहिए। जैसे बेटा ये सिंक के अंदर, जैसे ही ये सिंक के अंदर मूव करते हैं तो ये जो वाटर होता है इट मूव्स आउट फ्रॉम फ्लोइंग टू द जाइलम। जैसे ही मूव आउट करेगा, इस एरिया का जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है वो लो हो जाएगा। अब यहाँ पे बिल्ड है, यहाँ पे लो है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये जो फूड है इट ऑल अलोंग द वे ये हाई हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर से लो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की तरफ मूव करेगी, और हम इसी को तो कहते हैं बेटा इट इज अ प्रेशर फ्लो थ्योरी। और ये कभी बेटा थोड़ी अमाउंट में फूड मूव नहीं करती। मैंने यहाँ पे लिखा, इट इज फिजिकली पुश्ड फ्रॉम हाई हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर टू लो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। फिजिकली पुश्ड का मतलब होता है बेटा कि वो हमेशा मैस बल्क में मूव करेगा, थोड़ी मिकदार में नहीं, बड़ी मिकदार में मूव करता है।
अगर आप फ्लोएम को कहीं से पंक्चर करके उसको देखें तो आप यकीन करें बहुत सारा मटेरियल एक जगह पे मैंने पढ़ा कि तकरीबन 15 लीटर पर डे फ्लोएम में से आप जो ये सारी चीजें हैं वो इकट्ठी कर सकते हैं। तो ये बेटा हमारा आज का टॉपिक है। इसमें कोई बेटा क्वेश्चन है तो वो जरा जरूर आप पूछना। सर इनमें से सीव एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? ये बेटा ये देखना जरा, पेरेन्काइमा सेल, कंपेनियन सेल, फ्लोएम, जिसे हम सीव ट्यूब मेंबर का नाम देते हैं। ये जो सीव ट्यूब मेंबर है 1 2 3 ये सीव एलिमेंट है, यानी इसमें पेरेन्काइमा, इसमें कंपेनियन सेल और इसमें जो सीव ट्यूब है दे आर दी सीव एलिमेंट्स। सर हमने भी बात की कि जो फ्लोएम है इसमें से सुक्रोज जाते हैं सीड की तरफ, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए है, तो फिर क्या फ्लोएम में सुक्रोज की तादाद कम होती है और सीड में ज्यादा होती है? ऐसा है बेटा, देखो ना, फ्रूट है, ये फ्रूट है, ये सीड है, कोई भी सीड है ना, वो फूड को अपने अंदर स्टोर करता जा रहा है। अच्छा, जैसे जैसे वो स्टोर करता जा रहा है इसका मतलब है वो सुक्रोज को जमा करता जा रहा है ना। ये तो जमा करता जा रहा है, जैसे जैसे ये जमा करता जा रहा है इसकी निस्बत यहाँ पे तादाद ज्यादा होती है, फिर ये अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जाते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे बात कर लेते हैं। मेसोफिल सेल चूंकि सुक्रोज को तैयार कर रहा होता है और जैसे जैसे तैयार कर रहा होता है वैसे वैसे वो उसको ट्रांसपोर्ट भी कर रहा होता है। यहाँ पे ज्यादा मॉलिक्यूल है, यहाँ पे उससे ज्यादा मॉलिक्यूल है, यहाँ पे उससे ज्यादा मॉलिक्यूल है। मूव फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन हमेशा फिर ग्रेडियंट के अगेंस्ट ही जाएगा। तो जो सुक्रोज की मूवमेंट होती है इट ऑलवेज अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। और कोई बेनिफिट इसमें? सर आपने कहा था कि जब फ्रूट ग्रीन कलर में होगा तो तब वो भी एज अ सोर्स एक्ट करेगा। सर क्या वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेगा? हाँ बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल ऐसा है सर उसमें क्लोरोप्लास्ट भी होगा, फिर क्लोरोफिल और क्लोरोप्लास्ट? बिल्कुल ऐसा है। अच्छा मैं आपको बताता हूँ, फॉर एग्जांपल द किंग ऑफ फ्रूट मैंगो, वो येलो कलर में आजकल अवेलेबल है, लेकिन बेटा जब ये दरख्त के ऊपर लगता है ये छोटा सा फ्रूट ग्रीन कलर का होता है, आपने खाया जरूर होगा। अच्छा, वो जो ग्रीन कलर का फ्रूट है वो पहले फोटोसिंथेसिस करता है, जैसे जैसे मेच्योरिटी की तरफ जाता है वैसे वैसे उसमें जो क्लोरोप्लास्ट है दे चेंज इनटू क्रोमोप्लास्ट। चैप्टर नंबर 4 फर्स्ट ईयर, क्रोमोप्लास्ट, द चेंज इनटू क्रोमोप्लास्ट, फिर वो अपने नेचुरल कलर में चेंज हो जाते हैं। और मिठास भी इसके, जब ये मेच्योर हो जाते हैं ना फिर मिठास इसकी आती है, जब उसके अंदर जितनी भी ग्लूकोज होती है वो सारी की सारी सुक्रोज में चेंज हो जाए उसके बाद वो उसके अंदर मिठास आती है। और कुछ चीज बेटा इसमें हम कहते हैं फ्रूट मीठा नहीं है, है ना, आप कहते हैं ना बात का ये फ्रूट मीठा नहीं है, तो मीठा इसलिए नहीं है बेटा कि उसमें जो सुक्रोज है उसकी तादाद पूरी नहीं है। वाटरमेलन तो होता ही ग्रीन है, यानी जब वो पूरा पक जाता है तब भी ग्रीन ही होता है। वाटरमेलन एक्सेप्शनल केस होता है बेटा, एक्सेप्शनल केस इसलिए कि वाटरमेलन, मैं आपको बताता हूँ जो वाटरमेलन होता है वो उसमें जो क्रोमोप्लास्ट होते हैं वो बिल्कुल डेवलप होकर उसको रेड कलर देते हैं, लेकिन उसका जो क्लोरोप्लास्ट होता है ना उसमें क्लोरोप्लास्ट इसलिए नहीं होते या एक्टिव नहीं होते कि बेटा उसमें स्टोमेटा नहीं होता। अब मेरी बात समझिए, जहां पे स्टोमेटा होगा वहां पे फोटोसिंथेसिस होगी, जहां पे स्टोमेटा नहीं होते वहां पे फोटोसिंथेसिस नहीं होती। तरबूज के ऊपर जो ग्रीन कलर होता है ना वो होता जरूर है लेकिन उसके अंदर स्टोमेटा नहीं होते एज अ फ्रूट की अगर हम बात करें। ठीक है जी, इसको मैं रेज करूं, ये शुगर छोटा सा टॉपिक था शुगर फ्लोएम में से क्यों नहीं पास कर सकता? आपकी आवाज कट गई है बेटा। सर जी शुगर फ्लोएम में से क्यों नहीं पास कर सकती? ये जो ग्लूकोज है जी बेटा ये रिड्यूस हो जाती है। अच्छा, क्यों ऐसा क्यों होता है मैं आपको बताता हूँ। जब ये शुगर रिड्यूस हो जाती है ना ये मीठी नहीं रहती, ग्लूकोज कोई भी शुगर जब रिड्यूस हो जाए वो मीठी नहीं रहती। जब वो मीठी नहीं रहेगी तो क्या फायदा शुगर का, तो फौरन से ग्लूकोज को पहले सुक्रोज में चेंज किया जाता है क्योंकि ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर होती है ताकि मिठास फ्रूट की बरकरार रहे। मैंने आपको बेटा बताया ना कि आप कहते हैं देखो ना दो फ्रूट साथ लगे होते हैं, एक फ्रूट बड़ा मीठा है
लेकिन उसके साथ ही लगा हुआ फ्रूट मीठा नहीं है। वो क्यों? क्योंकि जो फ्रूट मीठा नहीं है उसमें जितनी भी शुगर होती है वो रिड्यूस हो चुकी होती है, वो मीठा नहीं होता। और उसके साथ लगा हुआ फ्रूट जनाब बहुत मीठा होता है, वो इसलिए कि उसमें जो शुगर होती है वो रिड्यूस नहीं हो पाती। ठीक है, इसको रेस करूं मैं। एक छोटा सा टॉपिक और है, हम उसको देखते हैं। कैन यू रेज इट प्लीज? सर आपने कहा कि जो सुक्रोज मूव करता है फ्रॉम हाई हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर टू लो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, तो फ्लोएम जी में तो बेटा। लो तब होता है, तो फ्लोएम में लो तब होता है जब सुक्रोज पास करता है सिंक में। हाँ तो जी। ये स्टेप लास्ट पे हो रहे से तो फोर्थ पे होना चाहिए ना, मतलब ये कैसे हो रहा है? फिर अपना जरा क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा क्योंकि अब आवाज डिस्टॉर्ट होगी। जब ये मूव करती है फ्रॉम फ्लोएम टू सिंक, ठीक हो गया, सुक्रोज सिंक तक आता कैसे है, तब लो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर कैसे होता है? देखना जरा मेरी बात को गौर से सुनना है। यहाँ पे वाटर आ गया, हाई हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। यहाँ पे जरा देखिएगा, when this sucrose is unloaded from this flowing, इस फ्लोएम से वो सिंक की तरफ चला गया सुक्रोज, है ना। अब सुक्रोज यहाँ पे चला गया, अब खाली यहाँ पे पानी रह गया। अच्छा, जैसे जैसे यहाँ पे पानी ज्यादा होता जाता है, यानी वाटर पोटेंशियल हाई रहता है, वैसे वैसे वाटर लीव्स इनटू दिस आइलैंड। यहाँ से वाटर हाई वाटर पोटेंशियल, यहाँ पे लो वाटर पोटेंशियल, वाटर मूव्स बैक इनटू द फ्लोएम, सॉरी जाइलम। वाटर जाइलम में वापस चला गया। जब वाटर भी यहाँ से चला गया, सुक्रोज भी यहाँ से निकल गया, तो यहाँ पे तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर लो हो गया ना। यहाँ पे हाइड्रोस्टैटिक बिल्ट हुआ था, यहाँ पे लो हो गया। जैसे ही हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर लो होगा, यहाँ हाई से लो की तरफ फूड मूव करती हुई चली जाएगी। पहले यहाँ से सुक्रोज लीव आउट हुआ, फिर यहाँ से वाटर लीव आउट हुआ, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर तो लो हो गया इसकी निस्बत, तो फिर यहाँ से हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर लो, यहाँ पे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर हाई, द मूव इन द बल्क मास। बल्क मास का मतलब होता है, बल्क अमाउंट का मतलब होता है बड़ी मिकदार, ह्यूज अमाउंट। जी बेटा, क्लियर? चलिए मैं इसको रेज करता हूँ। छोटा सा टॉपिक है, दैट इज जीरो फाइल्स। हमारा आखिरी जो लास्ट जीरो फाइल्स, जो लास्ट लर्निंग पॉइंट है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स का, उसमें ये जीरो फाइट है। जीरो फाइट्स क्या होते हैं? द प्लांट्स दैट लिव इन जीरिक इन्वायरमेंट, ये जीरिक इन्वायरमेंट में होते हैं। जीरिक क्या होता है? वेयर वाटर इज अवेलेबल बट इन स्कार अमाउंट। स्कार का मतलब होता है बहुत कम, बहुत कम, इवन बहुत कम। और इसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूं तो फिर हम बात भी करते हैं, क्वेश्चन भी आपके सामने रखते हैं। अच्छा, फॉर एग्जांपल डेजर्ट प्लांट, एग्जांपल कैक्टस। अच्छा, लेकिन बेटा यहाँ पे मतलब हम कह रहे हैं कि वाटर इज अवेलेबल इन स्कार अमाउंट, बहुत कम वैल्यू में जो अमाउंट में जो वाटर होता है वो इसके प्लांट्स के लिए अवेलेबल होता है। क्या हम कह सकते हैं कि देयर आर सम मॉडिफिकेशंस इन जीरोफाइट्स? कुछ ऐसी मॉडिफिकेशंस हुई होंगी जीरोफाइट्स के अंदर जो इनको इस एनवायरनमेंट में कि जहां पे वाटर है ही नहीं, वहां पे उनको ये स्टेबल करवाता है। मॉडिफिकेशंस हैं, कौन सी मॉडिफिकेशन जरा देखिएगा। नंबर 1, लीव्स आर शट डाउन या शेड ऑफ, या तो कंप्लीटली और लीव्स आर नैरो, इवन
नीडल शेप, ऐसे होंगे जैसे सुइयां होती हैं। लीव्स आर शेड ऑफ कंप्लीटली, लीव्स आर नैरो, इवन नीडल शेप, बिल्कुल नीडल शेप होते हैं। दे आर लेदरी, ऐसे होते हैं जैसे लेदर का बना हुआ है। लीफ इतने मोटे होते हैं, आपको ऐसे लगेगा जैसे ये लेदर के बने होते हैं। या तो लीफ कंप्लीटली शेड ऑफ कर देंगे या रखेंगे, लेकिन रखेंगे ऐसे कि बिल्कुल उनकी शेप ऐसे होगी जैसे सुई होती है, बिल्कुल बारीक एंड नैरो डाउन द साइज। इवन ऐसे होंगे जैसे लेदर होता है, थिक लेदर इज देयर। नंबर 2, थिक waxy cuticle is present, जो क्या करती है बेटा, रिड्यूस ट्रांसपायरेशन, क्योंकि पानी पहले ही कम है। अगर ऊपर से ट्रांसपायरेशन होती रही तो पानी के पहले से कम है, प्लांट की डेथ हो जाएगी। तो उसकी रोकथाम के लिए इसके पास थिक वैक्सी क्यूटिकल होती है, जो कि उसको लेदरी टेक्सचर देती है। अच्छा, फिर ट्रांसपायरेशन को रिड्यूस करने के लिए और कौन सा फैक्टर होता है बेटा, यू नो वेरी वेल, दे आर स्टोमेटा। स्टोमेटा आर रिड्यूस्ड इन नंबर, रिड्यूस हो जाते हैं बेटा, इतने कम हो जाते हैं कि एक लीफ के अंदर हमें 4 से 5 से 6 या 7 स्टोमेटा नजर आते हैं। एंड इवन दे आर प्रेजेंट इन कैविटीज, ये कैविटीज के अंदर मौजूद होते हैं। मतलब आप कह सकते हैं स्टोमेटा आर संकन, मैं आपको टिपिकली वर्ड बता रहा हूं, संकन स्टोमेटा। संकन स्टोमेटा, ये वो स्टोमेटा होते हैं जो बेटा कैविटीज के अंदर मौजूद होते हैं, और ये स्टोमेटा ज्यादा तौर पर कवर्ड होते हैं। अच्छा, इसके अंदर मैं हूं ना, क्यों? ताकि मैक्सिमम ट्रांसपायरेशन को रिड्यूस किया जा सके, मैक्सिमम ट्रांसपायरेशन को रिड्यूस किया जा सके। नंबर 4, स्टेम आर मॉडिफाइड टू स्टोर वाटर, जिसको हम सक्कुलेंट प्लांट्स कहते हैं। इनके प्लांट्स के जो स्टेम होते हैं वो अपने अंदर वाटर को स्टोर करते हैं। फॉर एग्जांपल कैक्टस, आपने बेटा सुना होगा कैक्टस का नाम। एक होता है जायंट कैक्टस, बड़े बड़े कैक्टस, ये डेजर्ट के अंदर होते हैं, सहरा के अंदर होते हैं। जब ये सहरा के अंदर बेटा मौजूद होते हैं तो वो क्या करते हैं, जो सहरा के अंदर सफर करते हैं ना, वो अपने पास एक चाकू रखते हैं या छुरी रखते हैं, वो उन कैक्टस को काटते हैं और उनका जो स्टेम होता है उसको ऐसे वो अपने मुंह के अंदर रख के उसमें जितना भी वाटर होता है उसको वो सक कर लेते हैं, उनको स्टोर करते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, दे आर, फॉर एग्जांपल मैंने आपको बता दिया कि ये डेजर्ट प्लांट है। अच्छा, इनका जो रूट सिस्टम होता है, नंबर 5, रूट्स आर शैलो। शैलो, रूट्स आर शैलो, रूट्स आर शैलो क्या मतलब बेटा, जरा देखिएगा। ये प्लांट लगा हुआ है, ये स्टेम है इसका, इसकी रूट सिर्फ ये होती हैं, वरना जो मेसोफाइट प्लांट्स होते हैं उनकी रूट्स लंबी लंबी होती हैं। ये इनकी रूट सिर्फ रेड कलर, शैलो। क्यों? जरा देखिएगा, जैसे ही रात होती है, जो सुबह के टाइम सारे का सारा हाई टेम्परेचर की वजह से वाटर वेपर्स की सूरत में मौजूद है, वो रात को कंडेंस होते हैं। जब वो रात को कंडेंस होते हैं तो वो बेटा सॉइल के ऊपर पानी आके गिरता है। जैसे ही वाटर सॉइल के ऊपर आके गिरेगा, ये फौरन से उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। अगर ये रूट्स डीप हों तो ये वाटर डीप नहीं जाता, लेकिन ये शैलो रूट सिस्टम की वजह से जो रात के वक्त इवेपोरेटेड वाटर कंडेंस होता है, वो उसको फौरन से एब्जॉर्ब करके अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं। ये भी इनके अंदर एक मॉडिफिकेशन है। बात समझ आ गई? द प्लांट्स, दे आर, दे हैव वेरी फ्यू लीफ। इवन कैक्टस प्लांट्स के अंदर लीफ होते नहीं है, अगर लीफ होते भी हैं तो इतने नीडल शेप, इतने बारीक होते हैं कि लेदरी टेक्सचर उनको मिलता है। वैक्स, थिक क्यूटिकल वैक्सी लेयर इज प्रेजेंट टू रिड्यूस ट्रांसपायरेशन। नंबर ऑफ स्टोमेटा रिड्यूस, अगर मौजूद हैं भी तो कैविटीज में यानी संकन स्टोमेटा कवर्ड होते हैं।
अच्छा, स्टेम आर मॉडिफाइड टू स्टोर वाटर, जिसको हम सकुलेंट प्लांट कहते हैं। इनका जो रूट सिस्टम होता है, दे आर वेरी शैलो रूट सिस्टम प्रेजेंट है। अच्छा, एक क्वेश्चन मेरा आपसे ये है, मुझे आपने जवाब देना है। मैंने कहा द प्लांट्स विच हैव स्कार अमाउंट ऑफ वाटर इज अवेलेबल फॉर देम। अच्छा, ये जो मरी में जाएं और वो जो पाइनस प्लांट लगे होते हैं, पाइनस प्लांट, चलो मेरा बेटा मुझे बताओ जरा, ये जो पाइनस प्लांट्स लगे होते हैं, क्या ये 0 फाइट्स में आते हैं? वहां पे तो बारिश भी होती है, वहां पे बर्फबारी भी होती है। क्यों भाई? पाइनस प्लांट्स, नो सर। ये 0 फाइट नहीं होते। ये कौन से होते हैं, मेसोफाइट या हाइड्रोफाइट्स? मेसोफाइट्स। अब जरा मेरी बात गौर से सुनिएगा। इनके पत्ते ऐसे होते हैं बेटा, 3 नीडल्स होती हैं, ये ऐसे इनके पत्ते 3 नीडल्स होते हैं, लगे होते हैं, इसको हम कहते हैं स्पार। अच्छा जरा देखिएगा, ये पहाड़ी है, इसके ऊपर एक दरख्त लगा हुआ है ना, ये इसकी रूट सिस्टम यहाँ पे है। अच्छा, हुआ क्या, बारिश हुई है, जैसे ही बारिश हुई है, ये यहाँ पे पानी आया, फौरन से नीचे वैलीज में चला गया। अब मेरा बेटा बताएं, वाटर ज्यादा अवेलेबल है इसके लिए या कम अवेलेबल है? 2 हिंट मैंने आपको दे दी। एक तो इनका जो लीफ होता है, इट इज नीडल लाइक। एक इनके लिए जो वाटर है वो कम अवेलेबल है। द पाइनस प्लांट्स प्रेजेंट इन द रीजन्स ऑफ नॉर्दर्न रीजन्स ऑफ पाकिस्तान, दे आर आल्सो ज़ीरोफाइट्स, दे आर आल्सो ज़ीरोफाइट्स। जो पाइनस प्लांट्स होते हैं, वो जो मरी के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर पहाड़ी इलाकों में पाए जाते हैं बेटा, उनके लिए भी वाटर अवेलेबल बहुत कम होता है। वो इसलिए क्योंकि जैसे बारिश होगी, वाटर जो है इट मूव्स डाउन, क्रीप्स डाउन इनटू द वैलीज। पानी तो इनके लिए है ही नहीं, क्योंकि जो रॉक्स होती है वो वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करती, तो इनके लिए भी पानी कम होता है। इनके पत्ते नीडल लाइक होते हैं, लेदरी होते हैं, सनकन स्टोमेटा होते हैं। दीज प्लांट्स आर आल्सो ज़ीरोफाइट्स। ठीक हो गया जी। तो ये 0 फाइट है, उसकी कुछ मॉडिफिकेशंस हैं, उसके कुछ कैरेक्टर्स हैं, तो ये आपने अपने लिए एग्जांपल्स के तौर पे भी अपने ज़हन में रखने हैं, क्योंकि 0 फाइट्स की जब हम बात करते हैं तो मरी के अंदर जहाँ पे हर वक्त पानी या नमी ज्यादा रहती है, वहां पे, अच्छा उनके लिए पानी कहाँ पे आता है, क्योंकि मरी के अंदर हवा में नमी ज्यादा होती है, वो कंडेंस होके रूट्स को अब्सॉर्ब करते रहते हैं, वो वाटर को वहां पे अपनी कमी को पूरा कर लेते हैं। लेकिन बारिश का पानी उनके लिए अवेलेबल नहीं है, सॉइल वाटर उनके लिए अवेलेबल नहीं है, उनके जो लीफ होते हैं दे आर ज़ीरोफिटिक इन इन्वायरमेंट। ठीक हो गया जी। मैं इसको रेज करता हूँ ताकि हम नेक्स्ट को कंटिन्यू करें। इसमें कोई क्वेश्चन है तो प्लीज जल्दी से मेरा बेटा। सर ज़ीरोफाइट्स की रूट जो होती है वो ज्यादा डीप नहीं होती? नहीं नहीं, रॉक्स होती है बेटा, रॉक्स तो ज्यादा डीप जाने नहीं देती ना, जी सर। शैलो रूट सिस्टम होता है। चलिए, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, जो हमारे लिए नया आप समय लेके पॉइंट है, वो है ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स। इन एनिमल्स, इसमें जो हमारे लिए लर्निंग आउटकम्स हैं, दे आर स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, इसमें हम हार्ट बीट की बात करेंगे, इसमें हम बात करेंगे ईसीजी की, इसमें हम उसके जो दीगर हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उसमें हम बात करेंगे। फिर हम देखेंगे ब्लड वेसल्स को, जिसमें आर्टरीज हैं, जिसमें
कैपिलरीज हैं। जो तीसरा आउटकम होगा अपने लिए ब्लड, जिसमें हम प्लाज्मा को देखेंगे और ब्लड सेल्स को देखेंगे। बेटा आपको पता है ब्लड सेल्स 3 तरह के हैं, आरबीसीज हैं, डब्ल्यूबीसीज हैं एंड प्लेटलेट्स होते हैं। एंड नंबर 4 लास्ट आउटकम इज इम्यूनिटी, सॉरी लिम्फेटिक सिस्टम। वो इम्यूनिटी वाला तो अलग टॉपिक है। लिम्फेटिक सिस्टम, ये 4 लर्निंग आउटकम है जो हमारे लिए हम इंशाल्लाह इसको स्टार्ट करते हैं। पहला लर्निंग आउटकम स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट। Human heart. ह्यूमन हार्ट बेटा आपको पता है, पहले सबसे हम बात करेंगे, इट्स आल्सो कॉल्ड द पंपिंग ऑर्गन। हम इसको पंपिंग ऑर्गन का भी नाम देते हैं। इसकी पोजीशन क्या होती है? इट इज लोकेटेड इन चेस्ट कैविटी, स्लाइटली लेफ्ट साइड। ये स्लाइटली लेफ्ट साइड की तरफ टिल्टेड फॉर्म में मौजूद होता है। इसके पास एक पेरिकार्डियम लेयर होती है जिसको हम कहते हैं डबल मेम्ब्रेन पेरिकार्डियम इज प्रेजेंट। डबल मेम्ब्रेन पेरिकार्डियम जो होती है वो मौजूद होती है, जो क्या करती है? प्रिवेंट्स द हार्ट फ्रॉम ओवर एक्सपेंशन। ये ओवर एक्सपेंशन से इसको बचाती है। और फिर पेरिकार्डियम के अंदर पेरिकार्डियल फ्लूइड भी होता है जो कि बेटा उसको डेसिकेशन से बचाती है। also have pericardial fluid जो कि उसको फ्रिक्शन से प्लस डेसिकेशन से बचाती है। जो हार्ट है उसकी वॉल्स मेड अप ऑफ कार्डियक मसल्स। हार्ट इज मेड अप ऑफ कार्डियक मसल्स, लेकिन बेटा इसकी 3 लेयर्स होती हैं। 3 लेयर्स में सबसे पहले एपिकार्डियम सेंटर वाली लेयर, मायोकार्डियम और सबसे अंदर वाली लेयर एंडोकार्डियम। What is epicardium? It is thin and serous layer. Serous का मतलब होता है सबसे बाहर वाली। It is thick. ये जो मायोकार्डियम होती है and made up of cardiac muscles. ज्यादातर इसमें बहुत ज्यादा
कार्डियक मसल्स मौजूद होते हैं, थिक लेयर होती है मायोकार्डियम की। और इसमें जो एंडोकार्डियम होती है दैट इज आल्सो अ थिन सीरस मेम्ब्रेन। इसमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो बेटा मायोकार्डियम होती है, क्योंकि ये कार्डियक मसल्स से बनी होती है। इसके अंदर वही बेटा इंटरकलेटेड डिस्क्स मौजूद होती हैं। इंटरकलेटेड का मतलब होता है रैंडम, intercalated discs are present over here। मतलब ये जो आप कहते हैं ना कि इसमें स्ट्राइएशंस होती हैं, स्ट्राइएशंस वो रैंडम होती हैं और वो इंटरकलेटेड डिस्क यहाँ पे मौजूद होती है। अच्छा, फिर उसके बाद ये मतलब ये ब्रांच होते हैं तो वहां पे इंटरकलेटेड डिस्क मौजूद होती है। अच्छा, इसके बाद आपको पता है बेटा जो हार्ट है दे कंटेन, स्ट्रक्चर की हम बात करें कल इसको इंशाल्लाह हम डिटेल में बात करेंगे। 4 चैम्बर्स होते हैं, 4 चैम्बर्स होते हैं। एक हम कहते हैं, एक इसकी लेफ्ट साइड होती है, मतलब हम पहले ऐसे कर लें लेफ्ट साइड, और एक इसकी राइट साइड होती है। आपको पता है बेटा जो लेफ्ट साइड है इट कंटेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और ये जो होता है इट कंटेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसमें 2 चैम्बर होते हैं, लेफ्ट आर्ट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। इसी तरह सिंपल यहाँ पे एक राइट आर्ट्रियम होता है और एक राइट वेंट्रिकल। तो ये हम यहाँ तक आज रखते हैं, तो टाइम हो गया है, यहाँ आज मेरे पास लाइट भी नहीं है, तो फिर हम यहाँ पे इंशाल्लाह इसको खत्म करके कल इसके स्ट्रक्चर को ड्रॉ करके एक्सप्लेन भी करेंगे। कोई और चीज जो आप इसमें से पूछना चाह रहे हैं? जी बेटा, ठीक है जी, फिर इंशाल्लाह हम कल मुलाकात करेंगे, इसी टॉपिक को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ये अल्लाह हाफिज़।